Good morning, students. How are you? Welcome in the SST class. Today we will do the chapter 16 Emergence of Independence Day. That is the Mughal Empire. You have already read in the chapter 15 about the Mughal Empire's administration कि उनका एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि यूनिफॉर्मिटी थी. उन्होंने यूनिटी जो है बनाई रखी. जैसे द मुगल एम्पायर हैड नेटेड द होल एम्पायर इनटू वन सिंगल यूनिट. द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब लेड टू ए स्टडी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. उस समय उन्होंने एक जो है पूरे जो है उसको कंट्री को एक जुट यानी कि एक ही धागे में जिसे कहते हैं पिरोया हुआ था. लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे पतन की ओर जाता गया, क्योंकि ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड द एम्पायर बिकेम लिमिटेड टू ओनली ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड द दिल्ली. कहते मुगल एम्पायर जो है उस समय अपनी शान शौकत खोने लग गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसे सक्सेसर नहीं थे, जो स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं था जो कि गद्दी को मुगल एम्पायर की संभाल सके और उसे आगे ले जा सके. इसीलिए जो है उसकी डेथ के बाद जितना मुगल एम्पायर जो था दिल्ली के कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया. और 1803 में ब्रिटिश आर्मी ऑक्युपाइड दिल्ली एंड द मुगल एम्पायर बिकेम ए मेयर पेंशनर. और 1803 में जो है ब्रिटिश आर्मी ने उसको भी जो है दिल्ली को अपने अंडर ले लिया. अब मुगल एम्पायर के जितने भी शासक थे, अब क्या जो रह गए थे बचे हुए, उनको जो है पेंशन मिला करती थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का आना शुरू हो चुका था. द वार्स ऑफ सक्सेशन हैड बिकम अ ट्रेडिशन अमंग द मुगल्स एंड दिस डिटेरियोरेटेड द पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर. क्योंकि बार बार जो है उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी के लिए जो लड़ाइयाँ थी, उसने जो है वो अब एक ट्रेडिशन बन गया था मुगल्स में. और इसने जो है पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी एम्पायर की, उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया. मैनी लोकल एंड रीजनल, जिसका फ़ायदा क्या हुआ, जो लोकल और रीजनल फोर्सेस थे स्टार्टेड एमर्जिंग इन इंडिया. जैसे जमींदार लोग थे, जितने भी थे लोकल, जिनको सूबेदार बना रखा था, उन्होंने क्या किया, उस एरिया के ऊपर ही अपना अधिकार जो है स्थापित करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी पावर, उन्होंने जब देखा कि जो है दिल्ली में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई ही भाई का गला काट रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारा जितना भी एरिया था उसको अपना मजबूत बनाना शुरू कर दिया. और वहीं के वो जो है अपने आप को उसका जो है उन्होंने राजा घोषित करना शुरू कर दिया. इन द 18th century a large number of independent and semi independent powers came to the front, like Bengal, Awadh, हैदराबाद, मैसूर एंड मराठा किंगडम्स. कहते हैं और इसके कुछ इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और कुछ जो सेमी इंडिपेंडेंट जिन्होंने खुले तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपना राज्य चलाते रहे. और वो क्या कौन कौन से थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा. द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दीज पावर्स टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया. कहते हैं अब लेकिन ओवरकम होता है काबू पाना, कंट्रोल में कर लाना, लेकिन ब्रिटिश को जो है इन पावर्स को भी अपने कंट्रोल में लाना था और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भारत में. सम ऑफ दीज स्टेट्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग away of the governors of the princes from the Mughal Empire. Some other states came into power because of the revolts by the local chiefs and जमींदार्स. कहते क्या हुआ कि कुछ एग्जिस्टेंस जो थी गवर्नर, सम ऑफ दीज स्टेट्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अवे ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द, यानी कि उन्होंने मुगल एम्पायर से जो गवर्नर से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको पावर में ले आए. सम अदर स्टेट्स केम इनटू पावर बिकॉज द रिवोल्ट्स. कहते कुछ जो पावर्स आई, कुछ तो खुद ही पावरफुल थे गवर्नर, उन्होंने अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ पावर्स कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिनके खिलाफ जो है लोकल चीज जमींदार ने रिवोल्ट विद्रोह कर दिया और उनको अपने अंडर ले लिया. बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट्स. यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन को अपनी स्टेट को नहीं सुधार सके, बदकिस्मती. अब उनमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे बंगाल. Murshid Quli Khan took over the control of advantage of the weak central authority and took over the control of Bengal, where he had been appointed as a Subedar and then a Diwan.
कहते हैं मुर्शिद सबसे पहले बंगाल के जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने सबसे पहले इसका बात का जो कमज़ोर शासन का जो अथॉरिटी का था फ़ायदा उठाया, और उन्होंने बंगाल का अपने जो है जहाँ पर वो एक सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे उसको हथिया लिया, और पहले और बाद में वो दीवान बने। एंड ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1770 CE एंड एस्टैब्लिश इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड पीस देयर। कहते हैं सबसे जब वह गवर्नर बने बंगाल के 1770 में, तो उन्होंने सबसे पहले अंदरूनी तौर पे और बाहरी तौर पे शांति को स्थापित किया। एंड देन ही ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम एंड गेव लोन्स टू द पुअर कल्टिवेटर्स। कहते हैं अब उन्होंने क्या किया, सुधार की तरफ गए। उन्होंने कर सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को सुधारा, और लोगों को एंड गेव लोन्स टू द पुअर, जो गरीब किसान थे उनको जो है खेती बाड़ी करने वाले लोगों को लोन दिया था। ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिशियल पोस्ट। उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने बराबरी का मौका दिया। मुर्शिद कुली खान ने हिंदू और मुस्लिम को दरबार के अंदर जो हाई पोस्ट के लिए यानी कि बराबरी का मौका हिंदू मुस्लिम दोनों को दिया, क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट की जाती थी वो उनकी काबिलियत के आधार पर की जाती थी। आफ्टर द डेथ, कहते हैं क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन एंड अलवर्दी खान बिकेम द नवाब्स ऑफ द बंगाल सब्सिक्वेंटली। कहते हैं मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान जो है एक के बाद, सब्सिक्वेंटली का मतलब एक के बाद एक बंगाल के नवाब बने। All the three Nawabs of Bengal realized the importance of trade and thus provided all facilities to the लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट्स। कहते हैं तीनों नवाब जो है जितने भी थे, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, अलवर्दी, इन्होंने जो है ट्रेड के यानी कि व्यापार के, उन्होंने कहते थे कि व्यापार की जो है महत्ता को समझा। उन्होंने लोकल और फॉरेन जितने भी विदेशी मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको जो है फैसिलिटी देने का जो है सोचे। दे बिल्ट, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, रोड्स बनवाई, थाना बनवाए, और इवन फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओबे द लॉज ऑफ द लैंड एंड पे ऑल द सेम कस्टम ड्यूटी एज वाज पेड बाय द लोकल मर्चेंट। क्योंकि उस समय हमने कहा कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना स्थापित कर चुकी थी, तो उन्होंने जो है एक सा कानून बनाया। ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलग और भारतीयों के लिए अलग, व्यापारियों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए अलग। उन्होंने दोनों व्यापारियों के लिए एक सा कानून बनाया। उन्होंने कहा जो लोकल मर्चेंट व्यापारी हैं वो भी वही कस्टम ड्यूटी देंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी जिन्होंने अपने, उनको भी ये इस कानून को मानना पड़ेगा, और उन्हें सेम कस्टम ड्यूटी होती थी जो कि ना सामान पर, जो व्यापार के ऊपर लगाई जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। तो कहते हैं वो लगाई, ये उन्होंने सुधार किया था। कहते हैं डू यू नो द नवाब्स ऑफ बंगाल वर शॉर्ट साइटेड एंड फेल टू सी द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बंगाल के नवाबों में एक बुरी आदत थी कि वो दूर अंदेशे से काम नहीं लेते थे, उनके अंदर दूरदृष्टिता की कमी थी, और वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थे वो अपने जो बढ़ा रहे थे उसको देखने में असमर्थ रहे। एज दे वर इग्नोरेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज इन अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका। और उनके द्वारा जो किया गया जो था व्यापार, वो देख ही नहीं सके कि इनको जब हम अंदर घुसपैठ के यानी कि व्यापार इनसे कर रहे हैं तो इसका कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। नाउ से द अवध क्या है, कहते हैं सादत खान laid the foundation of a kingdom in the province of Awadh when the Mughal Emperor Muhammad Shah appointed him as the governor of Awadh in 1722 CE। कहते हैं सादत खान ने जो है किसके, अवध की जो है फाउंडेशन, नींव रखी थी जब मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने उनको अवध का गवर्नर 1722 CE में अपॉइंट किया, नियुक्त किया। ही कंट्रोल्ड द अपोजिशन बाय द जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पेजेंट्स फ्रॉम द जमींदार्स। कहते हैं उसने जो है कंट्रोल किया अपोजिशन को। किसने मोहम्मद क्या, सादत खान ने जितने भी विरोधी खड़े हुए थे राजा के एम्पायर के अगेंस्ट, वो ये चाहे वो जमींदार थे या बायदा जमींदार, जो क्योंकि जमींदार उस समय अपोज, क्योंकि सबने अपने अपने जो है राज्य बना लिए थे, तो उन्होंने उसको विरोधों को भी जो
विरोधियों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको भी किना कंट्रोल किया, एंड रिफॉर्म्ड और कर व्यवस्था को भी सुधारा टू प्रोटेक्ट द पेजेंट्स फ्रॉम द जमींदार, क्योंकि उस समय जमींदार क्या करते थे, यानी कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे और उनकी ज़मीनों को हथिया लेते थे, तो ज़मींदारों से भी किसानों को बचाया। ही एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए वेल पेड, वेल ट्रेन्ड एंड वेल आर्म्ड आर्मी। और कहते हैं उन्होंने एक बहुत ही जो है एक शानदार यानी कि अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें वेल पेड उन्होंने जो है उनमें जितने शासन व्यवस्था में जितने भी लोग थे उनको अच्छी तनख्वाहें दी, वो अच्छी तरह से जो ट्रेंड थे उनको ट्रेनिंग, और वेल आर्म्ड आर्मी, और आर्मी के जितने लोग थे उनके पास सुसज्जित वो थे, हथियारों से भी सुसज्जित थे। सादत खान nephew सफदरजंग सक्सेडेड हिम इन 1739 CE। सादत खान के जो नेफ्यू थे सफदरजंग, वो उनके बाद गद्दी पर बैठे, कौन से हैं, 1739 सी में। ही ऑल्सो बिकेम ए वज़ीर एट द मुगल कोर्ट, कहते हैं मुगल कोर्ट में वो वज़ीर के रूप में पहले वज़ीर बने। ही एस्टेब्लिश ए पीस विच लेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अवध, और जिन्होंने शांति स्थापना की, और इस शांति की वजह से अवध के अंदर जो है तरक्की हुई और वो उन्नतशील बना अवध। It also helped in the growth of लखनवी culture around the अवध कोर्ट, कहते हैं, और उन्होंने जो है अवध कहते हैं लखनवी कल्चर को भी बढ़ावा दिया। जो उस समय जो लखनवी कल्चर था, अवध क्या था, लखनऊ को ही आज जो हम लखनऊ बोलते हैं, जो वहाँ उस समय का कल्चर था, उस समय की संस्कृति थी, उसको जो है अवध कोर्ट में भी जो है दरबार में उसको बढ़ावा मिला। नाउ द नेक्स्ट वन, that is the Hyderabad. The state of Hyderabad was founded by Nizam ul Mulk Asaf Shah in 1724 CE. He was a powerful noble under the Mughal Emperor Farooq Shah. कहते जो हैदराबाद की स्टेट थी उसको किसने फाउंड किया, उसने निज़ामुल मुल्क आसफ शाह ने 1724 से में, और वो जो है मुग़ल एम्परर के अंडर जो एक बहुत ही शक्तिशाली नोबल यानी कि योग्य एक अधिकारी था। ही वॉज मेड द वाइसराय ऑफ डेक्कन टू सप्रेस द अपोजिशन एंड टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं उसको जो है डेक्कन का वाइसराय बनाया गया ताकि जो है जितने भी विरोधी हैं उनको दबा सके और एक अच्छा जो है साम्राज्य स्थापित कर सके। इन 1720 CE he became a वजीर ऑफ द एम्परर मोहम्मद खान। ये कहते हैं मोहम्मद खान जो थे उस समय उनके दरबार में वो उस एम्परर के दरबार में वो एक वजीर बने। ही ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बट वॉज डिसगस्टेड विद द करप्शन एंड द फिकल माइंडेडनेस ऑफ द एम्परर, कहते हैं लेकिन उन्होंने बहुत शासन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी की लेकिन वो निराश हो गए। बट वॉज डिसगस्टेड का मतलब निराश क्यों हो गए थे, क्योंकि विद द करप्शन, क्योंकि वहाँ पर जो करप्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत, और किस लिए, एंड फिकल माइंडेडनेस ऑफ, जो फिकल माइंडेडनेस होता कन्फ्यूज, यानी कि एम्परर को, बादशाह को ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा कन्फ्यूज रहता था। इस वजह से जो है वो जो है बहुत ज़्यादा हताश हो गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू डेक्कन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट बट नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल रूलर, क्योंकि मोहम्मद खान को तो फिकल माइंडेडनेस इसलिए थे, उनकी वजह से अब क्या उन्होंने दोबारा से डेक्कन वापस जाने का निश्चय किया और वहाँ पर हैदराबाद स्टेट की नींव रखी, लेकिन उन्होंने कभी भी खुले तौर पर यानी कि कभी अपने आप को एक आज़ाद राज्य की घोषणा उन्होंने नहीं की कि वो मुग़ल शासक से अलग एक अपना एक शासन जो है राज्य चला रहे हैं। ही सप्रेस द रिवोल्ट्स ऑफ जमींदार्स एंड पुट एन एंड टू द करप्शन इन द रेवेन्यू सिस्टम, कहते हैं, और उन्होंने वहाँ पर जो है जमींदारों के विद्रोह को भी दबाया और जितना भी करप्शन हो रहा था यानी कि थोड़ा जो भी मची हुई थी, जो भी गलत चीज़ें थी उसको भी उन्होंने कर व्यवस्था में उन सबको ठीक किया। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1748 CE डिस्टर्बेंस स्टार्टेड इन हैदराबाद अगेन, लेकिन डेथ के बाद उनकी 1748 में जब उनकी डेथ होगी तो दोबारा से डिस्टर्बेंस जो है गड़बड़ी स्टार्ट होगी हैदराबाद में। द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, जितने बंगाल, अवध और हैदराबाद थे, नेवर ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इवन दो दे हैड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स, कहते हैं इन्होंने, आपने देखा होगा सभी ने मुर्शिद कुली खां हो या सादत खां हो या जो जितने भी हैदराबाद के जो है चाहे वो
कि न क्या है, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ हो, कहते कितने जो भी आए उन्होंने कभी भी खुले तौर पर अपने आप को एक आज़ाद राज्य का ये उन जो है शासक घोषित नहीं किया, लेकिन वो आज़ाद अपना शासक चलाते रहे, शासन व्यवस्था वैसे आज़ाद आज़ाद रूप से चलाते रहे, लेकिन कभी भी अपने आप को आज़ाद शासक घोषित नहीं किया। दे कंटिन्यू टू प्लीज द एम्परर बाय सेंडिंग ट्रिब्यूट्स और बाय हेल्पिंग देम इन द टाइम ऑफ नीड। कहते वो लगातार जो बादशाह थे, राजा थे, उनको कोशिश क्या करते रहते, उपहार देख देकर उनको खुश रखते थे, और या उनके समय पर मदद कर करके उनको खुश रखते थे। बट देयर वर अदर स्टेट्स दैट ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने खुले तौर पर सामने आकर कहा कि हम जो है मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं है, हमारा अपना एक आज़ाद राज्य है। वो कौन कौन से थे? देवर द सिख्स, द मराठास एंड द राजपूत। और वो जो थे कौन कौन से थे? मराठा, सिख और राजपूत थे। अब है हम सिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स। कहते हैं गुरु नानक, ये हमें मालूम है जो है गुरु नानक देव जी जो है सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। कहते हैं और सिखिज्म वाज ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बट गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू ए पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। कहते हैं जो हमारा गुरु नानक देव जी सिख नहीं थे। कहते सिखिज्म जो था वो तब शुरू किया गया था, उसको एक रिफॉर्म होता है सुधार मूवमेंट के रूप में शुरू किया था। क्योंकि उस समय औरंगजेब क्या कर रहे थे कि ज़बरदस्ती, आपने पढ़ा ही है मुगल एम्पायर में कि औरंगजेब क्या करता था, ज़बरदस्ती लोगों को जो है उस हिंदुओं को सिख धर्म यानी कि हिंदुओं को क्या करता था, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करता था, और जो नहीं मानते थे उनको मार देता था। और उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े हो गए थे, और अपने तो उन्होंने इस धर्म की जो है सिखिज्म की नींव रखी, जो 10th गुरु थे, यानी कि और ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू ए पावरफुल। और उन्होंने ही जो है हिंदू को जो है ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट किया, ताकि उनके उस समय औरंगजेब क्या करता था, उन्हीं की सेना में घुसपैठ कर जो है जासूसी बनकर उनकी सारी बातें सुनता था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी एक अलग पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन लोगों से लड़ सके राजनीतिक तौर पर भी और जो है सेना के तौर पर भी। इसीलिए उन्होंने ये सिखिज्म जो है अपनाई थी रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। ही फॉट मैनी वॉर्स अगेंस्ट औरंगजेब। आफ्टर द डिमाइस ऑफ गुरु गोविंद सिंह द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम इनटू द एंड। कहते हैं फॉट, कहते हैं उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ औरंगजेब के खिलाफ लड़ी भी, लेकिन डिमाइस होती है डेथ, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद जो है जितनी भी गुरु की परंपरा थी, गुरुशिप थी, वो कैसे ख़त्म हो गई। अब लीडरशिप ऑफ द सिक्स पास्ट, अब जो लीडर नेतृत्व कौन कर रहे थे, अब सिखों का नेतृत्व पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ हिज ट्रस्टेड डिसाइपल। डिसाइपल होता है शिष्य, जो उस समय गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर जी, अब उनके हाथ में नेतृत्व आ गया, इन सिखों का नेतृत्व बंदा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही वांटेड टू यूनाइट द पेजेंट्स एंड द लोअर कास्ट एंड वेज एन अनइक्वल वॉर अगेंस्ट द मुगल आर्मी बट फेल्ड। कहते हैं उन्होंने जो है इकट्ठा करना है। उन्होंने कहा जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, यानी कि छोटे जाति के लोग हैं, पेजेंट किसानों को और लोअर कास्ट के लोगों को, उन्होंने कहा कि सब लोग जब हम एकजुट हो जाएंगे तो लड़ाई करनी आसान होगी। और उन्होंने मुगल जो है सेना के खिलाफ जो है लड़ाई करनी शुरू की, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उस समय ऊंची जाति नीच जाति का जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था, और इसीलिए जो अपर कास्ट इन पंजाब और अगेंस्ट थे एंड हैंस जॉइन दिस अपोनेंट्स। वो नहीं चाहते थे कि वो जो है इन नीच जो है लोअर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई मुगलों के खिलाफ लड़े। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर का साथ ना देते हुए अपने विरोधियों का, अपोनेंट्स का जाकर साथ दिया, और इसी करके जो सारे जो है उनके अगेंस्ट हो गए, बंदा बहादुर के अगेंस्ट हो गए और उनका साथ दिया, और वो जो है बंदा बहादुर की जो है उसमें मौत हो गई। द प्लंडर कॉज्ड बाय द इन्वेशन ऑफ द नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द सिक्स टू राइज वंस अगेन। कहते हैं उस समय नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने जो है बहुत ज़्यादा जो है भारत के अंदर जो है तबाही मचाई। उनके विद्रोह ने उन्होंने आकर जो तबाही मचाई, उससे क्या हुआ, सिखों को दोबारा
एक उभर कर आने का मौका मिला। दे लूटेड एंड फोर्टिफाइड देयर आर्मी टू एस्टैब्लिश अ सिख। अब उन्होंने जो है उनको लूटना शुरू किया और एक अपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है बनानी, सिख स्टेट जो है बनानी शुरू करी। दे टुक ओवर पंजाब, और इस तरह से करते हुए उन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने अधीन कर लिया। कहते हैं, डू यू नो महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर्ड द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ब्रॉट इट बैक टू इंडिया विच हैड बीन टेकन अवे बाय के नादिर शाह। कहते हैं उस समय जो नादिर शाह जो थे ये भारत से जो है कोहिनूर डायमंड ले गए थे। अगर आपने देखा होगा जो पीकॉक थ्रोन था उसके अंदर जो है था कोहिनूर डायमंड लगा, जिसको जो है नादिर शाह ले गए, लेकिन रणजीत सिंह जो है उसको वापस लेकर आए थे क्योंकि वो भारत का था। लेकिन बाद में जो है आज जो है वही कोहिनूर डायमंड जो है लंदन में जो है क्वीन जो विक्टोरिया या थे उनके जो है म्यूज़ियम में वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आज भी वो चल रहा है कि ये भारत का है तो भारत में इसको आना चाहिए। और इसके बाद क्या है, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी रणजीत सिंह, कहते हैं 18वीं शताब्दी के होते होते कहते हैं रणजीत सिंह जो है पावर में आए। ही वॉज ए बॉर्न लीडर, ब्रेव सोल्जर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। कहते हैं वो एक जैसे कहते हैं ना पैदाइशी एक नेता थे। और कहते हैं किसी किसी के में गुण आपने बच्चों में देखा होगा, वो नेतागिरी करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना अपनी बात मनवा लेने, नेतागिरी करने, तो वो भी एक ऐसे ही नेता थे जो महाराजा रणजीत सिंह थे। ब्रेव सोल्जर थे, बहादुर थे और बहुत ही कुशल शासक भी थे। ही उन्होंने लाहौर और अमृतसर को जो है कैप्चर कर हथियार लिया। ही ब्रॉट ऑल द सिख चीज अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टैब्लिश हिज किंगडम इन पंजाब। और उन्होंने लाहौर को भी कैप्चर कर लिया और पंजाब को भी और लाहौर और अमृतसर को, और जितने भी सिख चीज थे उनको अपने कंट्रोल में लाकर एक पंजाब में अपने राज्य की स्थापना की। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। कश्मीर, पेशावर, मुल्तान को भी जीत लिया। हिज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड and disciplined. It comprised of Sikhs as well as Gorkhas, Biharis, Udiyas, Pathans and Dogras and Punjabi Muslims. कहते हैं उनके जो सेना थी उनके बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड का मतलब उनके पास जो हथियार थे वो बड़े सुसज्जित हथियार थे और अनुशासित थी उनकी सेना। और उनकी सेना में हर तरह का व्यक्ति था, भर्ती था। उसमें जो थे गोरखा भी थे, बिहारी भी थे, उड़िया भी थे, पठान भी थे, डोगरे भी थे और पंजाबी मुस्लिम भी थे। ही ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड कैनन्स। कैनन्स होता है तोपें, और उन्होंने जो थे उनके पास जो है तोपें बनाने का कारखाना, तोपें भी बनाई जाती थी। रणजीत सिंह यूज्ड द political power for the benefit of all the communities. He was tolerant towards other religions. रंजीत सिंह जो था अपनी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो शक्ति को, ताकत को जो है इस्तेमाल करते थे सब लोगों को, समाज के सब लोगों को कितना लाभ देने में। वो चाहते थे सब व्यक्तियों को, जो जितने भी समाज के अलग अलग समाज के सब लोगों को जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और जो है इस वक्त क्योंकि वो दूसरे धर्मों के प्रति भी टॉलरेंट थे, दूसरे धर्मों का भी वो आदर सम्मान किया करते थे। हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर वाज फ़कीर अजीज़ुद्दीन एंड हिज फाइनेंस। ये देखो आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि उनके आर्मी में हर तरह का व्यक्ति था। कहते अब यहाँ देखो हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर कौन थे, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर वो विश्वास करते थे, मिनिस्टर मंत्री थे फ़कीर अजीज़ुद्दीन। और फाइनेंस मिनिस्टर क्या थे, वाज दीवान दीनानाथ जो हिंदू थे, और वो कौन थे, एक मुस्लिम थे, क्या मिनिस्टर। तो इसी तरह से उन्होंने हर तरह के व्यक्ति को अपने जो है दरबार में स्थान दे रखा था, एक उच्च स्थान दे रखा था। ही वॉज ए क्लेवर डिप्लोमेट ऑल्सो। कहते हैं उन्हें पता था कि कब क्या करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेट वही होता है ना जो बड़े आसानी से हर काम को कर सके, दूसरों के खुद भी बुरा ना बने, दूसरों के आगे भी बुरा ना बने, दूसरों से अपना काम भी निकलवा ले। दैट इज़ द क्लेवर डिप्लोमेट, चालाक थे। कहते हैं व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द 6 स्टेट्स इन द ईस्ट ऑफ सतलुज ही केप्ट क्वाइट एज ही रियलाइज देयर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। कहते जब जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोगों ने जो है सिख राज्य जो ईस्ट के पूर्व के सतलुज नदी के किनारे के जो सिख राज्य था उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और इनसे ज़्यादा ताकतवर थी, उनके पास ज़्यादा सुसज्जित हथियार भी थे। अब ताकत का जब उन्हें अंदाज़ा हो गया, उन्होंने कहा कि चलो वो केवल हिस्सा जा रहा है, पूर्व वाला हिस्सा सतलुज के नदी के पास का हिस्सा जा रहा है तो जाने दो, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि इस समय लड़ने का मतलब क्या है ब्रिटिशर्स है कि अपने राज्य को गंवाना, इसलिए वो बैठे रहे। इन दिस वे ही सेव्ड हिज ऑन किंगडम फ्रॉम देम फॉर द टाइम बिंग। उस समय के लिए उन्होंने अपने राज्य को
अंग्रेज़ों के हाथों से बचा लिया। आफ्टर हिज डेथ द ब्रिटिश कॉन्कर्ड हिज किंगडम, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है उनके राज्य को हथिया लिया। और जो है उसके ऊपर सो स्टूडेंट्स, end of this is the end of the session, and we will continue with this chapter in the next session. Till then, goodbye, stay home, stay safe.